पीडीएफ को वापस रन करता हूं मैं। हाँ जी, पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश की बात कर रहे थे, तो हम इस तटीय मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला हम बात कर रहे थे गुजरात का तट। जो गुजरात का जो तट है वो कच्छ से सूरत तक फैला हुआ है। इसके अंदर अंतर्गत 3 प्रदेश आते हैं, कच्छ, काठियावाड़ और सौराष्ट्र। ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? गुजरात के तट के अंतर्गत, कि जो कच्छ से लेकर सूरत तक फैला हुआ है। ये एक मैदानी प्रदेश है। यहाँ पर ही कांडला बंदरगाह स्थित है गुजरात के तट पर, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह है और यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र है ये। और जो हम कच्छ की खाड़ी की बात करते हैं, यहाँ पर देश में सर्वाधिक नमक भी यहीं पे उत्पादित होता है, क्योंकि कच्छ की खाड़ी में नमकीन पानी का जमाव है जो कि नमक का उत्पादन में सहायक है। उसका दूसरा आता है हमारा कोंकण का तट जी। इसकी बात करते हैं कि गुजरात के सूरत से गोवा तक का जो तट है उसे हम कोंकण का तट कहते हैं, जिसमें महाराष्ट्र पूरा शामिल है, गुजरात का कुछ भाग आता है सूरत से और फिर नीचे तक का। और फिर इसमें हम आगे बात करते हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आम की पैदावार सर्वाधिक होती है। जो आम का उत्पादन है, जहाँ जिसका नाम मैं बताता हूँ, हाफूस आम और अल्फासो, ये उस आम की किस्म का नाम है जो कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। और मुंबई का एक जो बंदरगाह है जिसकी बात करते हैं, न्यावासोवा, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वो आधुनिक स्वरूप उसे दे दिया गया है। पहले ये एक बंदरगाह के रूप में होकर प्राकृतिक जो था तटबंध के रूप में था, लेकिन इसे जैसे जैसे डेवलप किया गया है ये एक आधुनिक बंदरगाह के रूप में स्थापित हो गया है। देश का सबसे बड़ा कंटेनर डिपो है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक तटीय क्षेत्र आता है जो कर्नाटक की जो कुद्रेमुख स्थान है वहां पर है, उसे कनारा का तट कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं मालाबार तट की, कि केरल का जो समुद्र के सारे जो मैदानी भाग है उसे जो क्या कहते हैं, उसे मालाबार का तट कहा जाता है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है केरल का तटीय क्षेत्र, यहाँ पर जो है कृषि कार्य अत्यधिक उन्नत किस्म का होता है। जैसे बागानी जो कृषि है वो यहाँ पर होती है। लैगून झील यहाँ पर है। देखिए 2 शब्द आते हैं आपके, एक आता है लैगून झील, एक आता है पश्च जल। लैगून झील का मतलब होता है कि जब धरातल से चारों तरफ से कोई झील घिरी हुई हो और एक मुंह उसका समुद्र से जुड़ा हुआ हो, वो कहलाती है लैगून झील। जैसे हम चिल्का झील की बात करते हैं पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम में, तो उसका एक मुंह खुला हुआ है, यानी कि समुद्र से जहाज आ जा सकते हैं और बाकी चारों तरफ से वो भूमि से बंद है, तो वो कहलाती है लैगून झील। जबकि हम बात करते हैं पश्च जल की। पश्च जल का मतलब होता है जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार भाटे के फलस्वरूप जब पानी ऊपर उछलता है और उछलकर जब जमीन वाले इलाके में पीछे की तरफ गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है, तो वहां गड्ढों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसे कहा जाता है पश्च जल। तो ये था हमारा जो मालाबार तट। मालाबार तट की जो हम बात कर रहे थे कि केरल के अंदर इसका विस्तार है ज्यादातर, और केरल के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें इलायची की पहाड़ियां, नीलगिरी की जितनी पहाड़ियां हैं आसपास के क्षेत्र में, वहां पर मसाले जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। जैसे हम भारत में बात करें, जो रबड़, नारियल, काजू, किशमिश, लौंग, काली मिर्च, इलायची, गरम मसाले, ये सब कहाँ है? केरल में सर्वाधिक उत्पादित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलायची की पहाड़ियां जो मसाले के लिए फेमस है। इन्हीं इलायची की पहाड़ियों की वजह से अंग्रेज भारत में आए थे मसालों के व्यापार के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिर भारत पे कब्जा किया। अब लेगून झीलों की बात करते हैं, तो देखिए लेगून झीलें जो सर्वाधिक बात करें वो केरल राज्य के मालाबार तट पर मिलती है, क्योंकि यहाँ आसपास का जो क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ है, एक प्राकृतिक तटबंध बने हुए हैं, जिसकी वजह से जब पानी उछलकर उन गड्ढों में भर जाता है तो वो एक झील का रूप लेता है, छोटी जो है बोट चैनल बन जाता है वो। अब इन जो लेगून झीलों को यहाँ पर केरल में क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। केरल की जो सबसे बड़ी जो है लेगून, जो जिसका नाम है वेम्बनाड, और इसके सामने एक द्वीप स्थित है। जो वेम्बनाड जो लेगून है, इसके सामने एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है वेलिंगटन, जो अरब सागर में स्थित है, लेकिन इसका नाम क्या है? वेलिंगटन। कोची बंदरगाह इसी झील के किनारे स्थित है। वेम्बनाड जो झील है इसी के किनारे पे कौन सा बंदरगाह स्थित है? कोची बंदरगाह।
ये थे हमारे पश्चिमी जो तटीय मैदान है। अब हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश की, कि इसे राज्यों के आधार पर इसे पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी तटीय मैदानी की हमने इधर वाले को 3 भागों में बांटा, अब उधर वाला जो है 4 भागों में बांटा है। देखिए कैसे, पहला है कोरोमंडल तट, कि तमिलनाडु के जो तट है उसको कोरोमंडल का तट कहा जाता है। तमिलनाडु जो भारत के पूर्वी भाग में दक्षिण पूर्वी भाग में फैला हुआ है, उसका जो तट है उसे क्या कहा जाता है, कोरोमंडल का तट कहा जाता है। कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है ताड़ का उत्पादन किया जाता है। ताड़ का एक वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है बड़ा, जिससे ताड़ का तेल भी कह सकते हैं निकलता है, तो वो ताड़ का यहाँ पर उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जबकि यहाँ पर कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। प्राकृतिक था न्यावासोवा जो मुंबई महाराष्ट्र में था। हम कृत्रिम बंदरगाह है वो चेन्नई है। ये कोरोमंडल तट की विशेषताएं थी। उसके बाद हम बात करते हैं काकीनाडा का तट। काकीनाडा का जो तट है वो आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको कहा जाता है काकीनाडा का तट। यानी कि तमिलनाडु तट खत्म हुआ, वहां से लेकर जो आंध्र प्रदेश फैला हुआ है पूरा, उसका जो तट है उसे कहा जाता है काकीनाडा का तट। यहीं पर जो है बड़े बड़े बंदरगाह विस्तृत है, जिनमें बात करें हम, विशाखापट्टनम सबसे बड़ा बंदरगाह है वो यहीं पर स्थित है, जो कि एक लैगून झील के कारण प्रसिद्ध है। लैगून झील मतलब एक मुंह उसका समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी वो धरातल से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो लैगून झील की वजह से ये फेमस है। और हम बात करें कि तमिलनाडु की जो प्रसिद्ध लैगून जो है पुलिकट, वो भी इसी एरिया में आसपास में है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो किनारे वाला भाग है, कहने वाले जहां पर इनकी सीमा मिलती है, वहां पर है ये पुलिकट लैगून। पुलिकट लैगून के सामने ही हमारे जो देश का श्री हरिकोटा द्वीप, जहां से सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, जहां से अंतरिक्ष के अंदर जो रॉकेट छोड़े जाते हैं, अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, वो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से छोड़े जाते हैं, जो कि कहां पर है, श्री हरिकोटा द्वीप। ये जो पुलिकट लैगून है इसके सामने है, इसके बिल्कुल सामने थोड़ा आगे समुद्र की तरफ जाते हैं तो वहां पर है, वहां पर ये श्री हरिकोटा द्वीप है, जहां पर ये अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्कल का तट। उत्कल का तट है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की बात करते हैं तो उड़ीसा की जो तट है उसको हम कहते हैं उत्कल का तट। ठीक है, यह भी एक आधुनिक बंदरगाह पारादीप के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भी एक बंदरगाह है पारादीप। ठीक है, तो पारादीप वो भी समुद्र के अंदर एक द्वीप है, विस्तृत है, तो वो बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। और जो हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इसी जो तट पर जो देश की सबसे बड़ी लैगून चिल्का झील, हमने अभी बात करी थी कि चिल्का झील तो वो यहीं पर स्थित है। देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये चिल्का झील, जो कि प्राकृतिक भी है, जो जिसके सामने स्थित द्वीप का नाम है बालासोर, जो यहाँ से मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। देखिए, श्री हरिकोटा था वो था अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं उसके लिए, जबकि यहाँ पर जो बालासोर द्वीप है उसकी बात करें तो ये मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद चौथा जो भाग आता है वो है उत्तरी सरकार का तट। उत्तरी सरकार का तट जो है पश्चिमी बंगाल का जो तटीय भाग है उसे कहा जाता है उत्तरी सरकार का तट। तो इस तट पर भी स्थित ज्वारीय बंदरगाह कोलकाता जो है ज्वारीय बंदरगाह है, कहने मतलब कोलकाता थोड़ा अंदर बसा हुआ है, फिर एक तटीय क्षेत्र है जहां पर नदियां अपना डेल्टा बनाती है, और फिर वो पानी जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये बंदरगाह जो है इस रूप में फेमस है। ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वार का पानी जब ऊपर आता है तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो जब ज्वार का पानी ऊपर तक आता है तो वहां तक फिर आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जब ज्वार का पानी जब नीचे उतरता है तब फिर वापस से उन्हें पीछे जाना पड़ता है। ये थी, हमने बात करी थी किसकी, कि साहब हमारे जो पश्चिमी मैदानी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, उन दोनों की बात करी थी। अब इसी में हम आगे चलते हैं कि जो बंदरगाह है बड़े बड़े हमारे भारत देश के, वो कौन कौन से हैं। देखिए, कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में। ठीक है, कोचीन केरल में है, मुंबई के अंदर जो मुंबई खुद एक बंदरगाह है महाराष्ट्र के अंदर, न्यावासोवा जो महाराष्ट्र में मुंबई से थोड़ा सा आगे चलकर है। हम तूतीकोरिन की बात करते हैं, तमिलनाडु में है। ठीक है, हम मारमा गोवा की बात करते हैं जो कि गोवा के अंदर है। हम क्रम से चलते हैं, कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, न्यावासोवा महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद मारमा गोवा जो है गोवा के अंदर है, फिर न्यू मंगलोर है वो कर्नाटक में है, फिर पारादीप है वो उड़ीसा में है। ठीक है, कोचीन की बात करते हैं वो केरल में है, तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है, चेन्नई जो है तमिलनाडु में है।
मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये सारे बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल में है, और एक पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वहां है। ये 13 बड़े बंदरगाह है भारत के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे द्वीप समूह की। द्वीप समूह की बात करते हैं कि भारत में जो है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हाल फिलहाल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी भारत सरकार ने 2 केंद्र शासित प्रदेश और घोषित किए थे, वो भी सूची में नहीं आए हैं, जल्दी वो भी सूची में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, पहला है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दमन दीव है, दादर नगर हवेली है, पौंडीचेरी है, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये क्या है, ये सारे के सारे द्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अब चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो जो चंडीगढ़ एक नियोजित शहर है, यानी कि एक सुनियोजित तरीके से इसको बसाया गया है। इसका जो वास्तुविद था उसका नाम है चार्ल्स ली कुरियन। चंडीगढ़ राज्य की विशेषता है कि पंजाब और हरियाणा की एक कॉमन राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, फिर दूसरा केंद्र शासित प्रदेश आता है दिल्ली। दिल्ली की एक खास विशेषता है कि इसे अर्ध राज्य का दर्जा प्राप्त है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में भी आता है और ये राज्य में भी गिनने में आता है। दोनों ही चीजें हैं, इसलिए इसे अर्ध राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। उसके बाद आता है दमन दीव, जो कि गुजरात के तट के सहारे थोड़ी दूर समुद्र के अंदर है। फिर आता है दादर नगर हवेली, ये भी गुजरात महाराष्ट्र के समुद्री इलाके में ही है। फिर हम बात करते हैं पौंडीचेरी या पदुचेरी, पहले इसका नाम पदुचेरी था। इसकी 4 बस्तियां हैं। देखिए कहाँ कहाँ है कि पहली बस्ती है जो माहे, केरल के अंदर है। इसकी 4 अलग अलग जगह पौंडीचेरी विस्तृत है। पौंडीचेरी का विस्तार एक जगह न होकर 4 अलग अलग जगह है। पहली बस्ती है माहे जो कि केरल में है, दूसरी बस्ती है यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, तीसरी बस्ती की जो हम बात करते हैं मूल पौंडीचेरी वो तमिलनाडु में है, और चौथी बस्ती की हम बात करते हैं कराईकल जो कि तमिलनाडु में है। यानी कि तमिलनाडु में इसकी 2 बस्तियां हैं जहां पर जो हम बात करें यहूदी लोग बसे हुए हैं। वहां पर ये एक 4 प्रदेश बने, उन चारों प्रदेश को अलग से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया कि ये केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 बस्तियों के रूप में फैला हुआ है पौंडीचेरी या पदुचेरी। पौंडीचेरी को भी एक अर्ध राज्य का दर्जा प्राप्त है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लक्षद्वीप की, कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की बात करते हैं हम, तो अरब सागर में स्थित है ये लक्षद्वीप, और ये प्रबाल द्वीपों से बना हुआ है। प्रबाल द्वीपों से, जब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा प्रबाल भित्ति, तो प्रबाल एक मूंगा होता है जो कैल्शियम के खोल बनाता है, उस कैल्शियम से निर्मित ये लक्षद्वीप है। ठीक है, और लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जो 8 डिग्री चैनल है, हमने जब स्टार्टिंग की थी तो उसमें बताया था कि 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से, जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को शेष लक्षद्वीप से पृथक करता है। यहाँ से 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल ये दोनों निकलते हैं, यानी कि 8 डिग्री किस किस का विभाजन करता है, मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से, जबकि 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप को शेष लक्षद्वीप से पृथक करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आखिरी जो बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें तो ये हिमालय का भाग है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है क्या है, वो डूबी हुई पहाड़ियां हैं जो हिमालय का भाग है। हिमालय जो है भारत के उत्तर से लेकर, फिर जब हम बात करते हैं बांग्लादेश म्यांमार वहां से होते हुए, जब पानी जो अरब इसमें बंगाल की खाड़ी में भी इसका विस्तार है, लेकिन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये उन पहाड़ियों का ऊपरी भाग है जो हमें दिखाई देती है, बाकी जो नीचे वाला भाग है वो पहाड़ी के रूप में वैसा का वैसा ही स्थित है इसमें। इस प्रदेश में मैंने कहा था कि 5 हॉट स्पॉट में आता है, तो सबसे अधिक बारिश होती है इस प्रदेश में, और बहुत सघन वन है साहब, घनी वनस्पति है यहाँ पर। इसी क्षेत्र में सर्वाधिक जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी इसी क्षेत्र में।
घनी ये बसावट वनों की होने के कारण यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य काफी बसे हुए हैं और उनमें काफी सारे वन्य जीव पाए जाते हैं। फिर हमने जो इनके पासेस थे, इनकी जो डिग्रियां थी कि 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, डंकन पास किसको पृथक करता है, ये हमने जब भारत का जब प्रारंभ में भारत की स्वरूप पढ़ा था उसमें ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब इसमें और भी इन जो द्वीप समूह है इनके अलावा भी और बहुत सारे द्वीप समूह है जिनकी जानकारी इस पीडीएफ में मैंने दी है। लिखिए कि साहब कौन कौन से द्वीप है, जैसे गंगा सागर है, न्यू मुरे है, ये सारे जो द्वीप है, हेयर है, पाम्बन है, खड़िया नेट है, भटकल है, ये सारे जो इनकी जो है द्वीप समूह की मैंने इसके अंदर जानकारी लिखी है। ये सारे द्वीप समूह आप इस पीडीएफ में से पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा ये जो मैंने इसमें कुछ मानचित्र भी डाले हैं। इस प्रकार हम जो बात कर रहे थे कि भारत का जो प्राकृतिक प्रदेश है यानी कि इसके भू आकृतिक प्रदेश है, 4 प्रदेशों की हमने बात करी। ठीक है, इन 4 प्रदेशों में पहला था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर दूसरा था इसके अंदर मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, तीसरा था प्रायद्वीपीय पठार और चौथा था जिसके अंदर हमने बात करी किसकी, जो हमारे मैदानी भाग है, तटीय मैदानी भाग, द्वीप समूह, और इसके अंदर एक आता है मरुस्थलीय भाग। देखिए मरुस्थलीय भाग की हम जो राजस्थान है उसकी चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि पहले ये एक मरुस्थल के रूप में अच्छा खासा विकसित था, लेकिन वर्तमान समय में जो ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने की वजह से ये मरुस्थल न रहकर एक आबादी युक्त क्षेत्र हो गया है। यहाँ पर अब फसलें भी पैदा की जाती है, यहाँ पर उत्पादन भी होता है, और यहाँ पर जो हम बात करें कि बसावट हुई, खनिज उत्पादनों का अच्छी मात्रा में खनिज उत्पादन उत्पादित हो रहे हैं, और जो फसलें हैं जैसे बाजरा है, मूंग है, मोठ है, इस तरह की जो पैदावार है वो होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आबादी का धीरे धीरे बसाव होता जा रहा है और इस मरुस्थल का विस्तार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले हम ये कहते थे कि साहब अरावली पर्वतमाला तक इस मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार है, लेकिन अब धीरे धीरे पानी की आवक होने से और भविष्य में और परियोजनाएं संचालित होने के बाद इस क्षेत्र में जो हरियाली व्याप्त हो जाएगी और ये मरुस्थल जो है मरुस्थलीय का विघटन हो जाएगा, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र कम हो जाएगा। हम बात करें कि थार का जो रेगिस्तान है वो पाकिस्तान और भारत दोनों में फैला हुआ है। पाकिस्तान में इसका जो भाग आता है वो 60% आता है, भारत में इसका 40% आता है। तो जो भारत का जो 40% थार का मरुस्थल आता है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर भी अब काफी मात्रा में फसलें वगैरह पैदा होने लग गई है, जिसकी वजह से ये क्षेत्र उपजाऊ होने लग गया है। तो इसलिए इसकी चर्चा जो हम बात करते हैं, पहले एक अलग से प्रदेश था। जब हम भारत की प्राचीन समय में बात करते थे, मतलब आज से 10-15 साल पहले बात करते थे, तो उस समय इसकी एक अलग से चर्चा की जाती थी, क्योंकि ये कम एरिया नहीं रखता, ये काफी लगभग 2 लाख 2.5 लाख के समथिंग 2,40,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो ये रखता है। तो उस इतना क्षेत्रफल होने के कारण इसको एक अलग सेगमेंट के रूप में इसका चर्चा की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में जब इसका क्षेत्रफल घट गया है मरुस्थल का, ये एक उपजाऊ क्षेत्र बन गया है, तो उसके बाद से इसको उस भू आकृतिक प्रदेश की श्रेणी में इसको तटीय मैदानी प्रदेशों में और द्वीप समूह के साथ में काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार भारत के वर्तमान समय में 4 ही भू आकृतिक प्रदेश है जिनकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।